हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 भूगोल पाठ नंबर 8। पाठ का नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर को समझने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब यहाँ पे जो है बेसिकली आप जानते हो भारत के बारे में, हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि भारत, हमारा देश जो भारत है, उसके अंदर बहुत प्रकार की संस्कृति मिलती है। भारत की जलवायु कैसी है उसके बारे में, वन्य प्राणी बहुत सारे हैं तो उनके बारे में हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा कैसे कैसे सीन भारत के अंदर है, मतलब कैसे प्राणी मिलते हैं, कैसी वनस्पति मिलती है, कैसी भारत की जलवायु है। अब देखो क्या होता है, दिन प्रतिदिन जो है हमारी कभी हवा तेज बह रही है, कभी धीमी हो गई, कभी बादल हो गए। बहुत तरीके के दिन पर दिन जो है परिवर्तन आते हैं वायुमंडल में। दिन प्रतिदिन होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनको हम कहते हैं मौसम। क्या कहते हैं हम उनको? मौसम कहते हैं। इसमें तापमान भी हो सकता है, यानी कि गर्मी ठंडी कुछ भी हो सकती है, बारिश या फिर सूर्य का विकिरण इत्यादि कुछ भी, जो भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वहाँ पे कंडीशन बदल जाती हैं तो उसको हम मौसम बुलाते हैं। जैसे कभी आसमान में बादल छाना, कभी बारिश होना और भी बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जो है भारत में माना जाता है मुख्यतः मुख्यतः जो है हम यहाँ पे देखेंगे तो 4 मौसम में दिखाई पड़ रहे हैं। 4 जो मेन मौसम होते हैं टाइमिंग के हिसाब से। तो दिसंबर से जो फरवरी का महीना होता है, यानी कि दिसंबर से फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, यानी कि ये सर्दी का महीना होता है, ठंडा मौसम होता है बहुत ज़्यादा। मार्च से मई तक गर्मी का मौसम होता है और उसके बीच में ही जो है छुट्टियां भी हो लेती है आपकी, है ना। मतलब मई क्या जून में होती है आई थिंक आपकी छुट्टियां, तो मतलब इसी दौरान आपकी छुट्टियां भी हो जाती है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, यानी कि बारिश आती है। कब से? जून से लेकर सितंबर के बीच में कभी भी आ सकता है, बारिश का मौसम होता है, वर्षा ऋतु होती है। उसके अलावा जो है अक्टूबर और नवंबर, इस महीनों में 2 महीनों में जो है मानसून के लौटने का मौसम होता है, जिसको हम शरद ऋतु कहते हैं। इस समय जो है सर्दी की शुरुआत हो रही होती है, जिसको हम शरद ऋतु के नाम से जानते हैं। तो ये 4 मौसम है जो खासतौर पे हमको मिलते हैं। वैसे आने वाली क्लासेज में आप जानोगे प्रॉपरली मौसम अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत सारे मौसम है, बट अभी के लिए आप समझो बस सर्दी, गर्मी, वर्षा और सर्द, ये मौसम हमें देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं शीत ऋतु की, यानी कि सर्दी की। तो सर्दी बहुत ही आसान है समझनी। ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती। एक सिंपल लॉजिक समझ लो कि जब पृथ्वी है, जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो सीधी पड़ने के टाइम पे वहाँ पे गर्मी होगी। जहाँ पे सीधी पड़ी वहीं पे गर्मी हो गई, जहाँ पे सीधी नहीं पड़ी वहाँ पे गर्मी नहीं होगी। अब सर्दी की ऋतु है तो सीधी बात है, मौसम जो है यहाँ पे कुछ ऐसे सी टेढ़ी सी किरणें पड़ती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपरली धूप आ नहीं पाती, किरणें सीधी नहीं पड़ती और उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। उत्तर भारत का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दक्षिण वाला फिर भी कुछ ना कुछ असर रहेगा, वहाँ पे ज़्यादा तापमान में बदलाव नहीं आता। लेकिन उत्तर भारत के पास में पहाड़ी इलाका है और वो जो है विषुवत रेखा से ज़्यादा दूर पड़ता है, उस वजह से जो उत्तर भारत के तापमान में ज़्यादा असर दिखाई पड़ता है दक्षिण भारत की बजाय। अब जो है यहाँ पे देखते हैं अगली ऋतु, वो है हमारी ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम, यानी कि किरणें सीधी, हाँ सीधी भारत में ही पड़ती है, सूर्य सिर के ऊपर आ जाता है बिल्कुल। तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है, दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है, जिसको लू कहा जाता है। आपकी दादा दादी कोई बताते होंगे कि लू चल रही है, हरियाणा में बोला जाता है, बहुत पॉपुलर है ये, नॉर्मल सी बात है। आप सोचोगे यार ये तो पुरानी लैंग्वेज है, अब किताबों में तो कुछ और कहते होंगे इसको, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, लेकिन लू ही कहते हैं। मतलब लू चलती है जब गर्मी में बिल्कुल गर्म हवा चल रही होती है ना, उसको हम लू कहते हैं। अब देखते हैं आगे, तो आगे हमें देखने को मिलता है अगला मौसम, यानी कि बारिश का मौसम। इस मौसम में क्या होता है, मानसून आता है, मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय हवाएं जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में से जो है स्थल की ओर बहती है, यानी कि जो हवाएं हैं ना वो भारत की ज़मीनी इलाके की तरफ घुसने लगती हैं। वे अपने साथ नमी भी लाती है। अब नमी कहाँ से लाएंगी? समुद्र से उठा के। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तो वर्षा होती है। पहाड़ों से क्या होता है, जैसे मान लो हिमालय पर्वत हो गया, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये गई, वहाँ पे रुकी। अब वहाँ पे क्या हो रहा है, पहाड़ जो है इतना ऊंचा है, बादल नीचे हो गए, पहाड़ ऊंचा हो गया, तो बादल आगे नहीं जाने दे रहे कि नहीं आगे नहीं जाने का, वापिस जा। तो वो जो है यहाँ ठीक है, पीछे से और हवा आ रही है और हवा आ रही है, तो वो यहीं फैलने लग जाती है। और फिर जो है क्या होता है, एक टाइम ऐसा आ जाता है जब वो हवा इतनी भारी हो जाती है कि वो बरस पड़ती है और बारिश
हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो हल्की होती है थोड़ी ऊपर उठती है और वो वापस भग लेती है, फरार हो लेती है इधर वाली साइड में, और फिर जो है ये वापस लौट के आती है भारत का। जैसे भारत क्या है ना, भारत का कुछ हिस्सा जो है ना इस टाइप से में पड़ता है ना। तो इधर जो है पहले तो इधर से आएंगी, फिर जो है वापस आते टाइम पे वो ऐसे से घूम घाम के यहाँ पे आती है, इस वाले हिस्से से वापस जा रही होती है वो वही हवाएं। तो वो उसी को हम कहते हैं सर्द ऋतु, या फिर मॉनसून के लौटने का मौसम भी कहते हैं। अब ये जो है साउथ साइड में ही हमें उस समय बारिश देखने को मिलती है। मतलब कमाल है कि वहाँ पे सर्दियों के टाइम पे बारिश होती है। इस समय जो हवाएं हैं स्थल भागों को से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, यानी कि वापस जाने लगती है हवाएं। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भाग विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि भारत के मतलब किस भाग में जो है सर्दियों में बारिश होती है, तो कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग है। कौन से राज्य में होती है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में इस समय बारिश होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। आप देखते होंगे जलवायु कि भैया आज बारिश होने की संभावना है। जलवायु के बारे में हमें आइडिया लगाना है, तो जलवायु एक्चुअल में होती क्या है। किसी जगह पे मान लो एक साल बीता, बारिश हुई, ठीक है, बारिश हो गई। अगला साल बीता, बारिश हो गई, ठीक है। अगला साल बीता, बारिश हो गई, ठीक है। अगला साल बीता, बारिश हो गई, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे कि अगला साल आएगा, यही टाइम पे वहां पे बारिश होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उसी के हिसाब से इसको हम जलवायु कहते हैं कि अब ये जलवायु हो चुकी है कि यहाँ पे बारिश हर साल होती ही है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु को हम मोटे तौर पे माने तो मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मानसून जो शब्द है ना, ये अरबी भाषा के एक शब्द है जिसको मौसम इससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है मौसम। यानी कि ये जो जलवायु है इसको मानसूनी जलवायु कहते क्यों है, क्योंकि एक तो देखो भारत की जो स्थिति है वो है उष्ण कटिबंध। इसके कारण जो है यहाँ पे अधिकतर जो बारिश होती है वो मानसूनी हवाओं की वजह से होती है। जो हवाएं आती हैं भारत में उन्हीं की वजह से बारिश होती है, और अगर ये मानसूनी हवाएं नहीं आई तो बारिश नहीं होगी। अब इस मानसून का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, मानसून बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मदद करता है भारत की। क्योंकि क्या होता है, जो नदियां जा रही हैं इधर से उधर से, लेकिन बीच का जो इलाका बचा हुआ होता है वहाँ पे पानी कैसे आएगा। तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नदियाँ नहीं हैं, या फिर नदियां हैं तो उनमें पानी बहुत धीमा धीमा थोड़ा थोड़ा पानी चल रहा है, जिससे वहाँ का गुजारा भी मुश्किल से होता है। तो जब मानसूनी हवाएं आती हैं, बारिश आती है, तो बारिश के चलते जो है क्या होता है, वहाँ पे कृषि पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी फसलें जो है खेती के ऊपर, जो खेती है वो बारिश के ऊपर निर्भर कर रही होती है। अच्छे मानसून का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि अच्छी बारिश, अच्छा पानी मिलेगा फसलों को, और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन होगा। आजकल तो ट्यूबवेल लगने लग गए, लेकिन ट्यूबवेल भी अभी थोड़े बहुत सालों में साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि पानी ज़मीन में भी फिक्स है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो किसी स्थान की जलवायु जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे उसकी स्थिति, वो कहाँ पे है, कितनी ऊंचाई पर है, समुद्र से दूरी कितनी है। क्या होता है, जब समुद्र में से नमी की हवाएं आती है, आधी तो रास्ते में हमारे, मान लो अभी हरियाणा तो पड़ रहा है दूर, उत्तरी इलाका दूर पड़ता है, समुद्र तो भैया दक्षिणी इलाके में, तो वहाँ से जैसे जैसे हवाएं आती है ना, आधी तो वो रास्ते में ही खाली हो लेती हैं, थोड़ी बहुत बचती हैं, वो धीरे धीरे फिर वो बारिश करती है। तो ये चीज़ें इम्पैक्ट डालती है, ये सारी चीज़ें क्या क्या, स्थिति, ऊंचाई कितनी है, समुद्र से कितनी दूरी पर है, ऊंचावच, ये सारी चीज़ें। इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है, यानी कि कहीं पे बारिश होती है, कहीं पे नहीं होती। अब बात ले लो यार राजस्थान की, राजस्थान जहाँ पे मरुस्थल है, यहाँ पे दो इलाके हैं, जैसलमेर का इलाका, बीकानेर का इलाका, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। जबकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे तो भैया बर्फीली ठंड चल रही होती है, गर्मियों के टाइम पे भी ठंडी लगती है वहाँ पे। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई कोलकाता, यहाँ पे जलवायु मध्यम होती है, यानी कि ना गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे माना जाता है समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आर्द्र होते हैं, यानी कि इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, चाहे कुछ आए ना आए। अब विश्व में सबसे अधिक बारिश, विश्व की सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, मेघालय में होती है, और वो एक जगह है मोसिनराम, इसमें होती है। अब इसमें एक्चुअल में मैं बताता हूँ होता क्या है। जब बारिश की जो हवाएं है, मानसूनी हवाएं जब आती है, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ एक केज बन जाता है, मतलब ऐसे एक पहाड़ सा है, थोड़ा सा रास्ता, उसमें ज़्यादा रास्ता नहीं है हवाओं के निकल देगा। जैसे ही वो हवा आती है, मतलब पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका पूरा बोल सकते हो, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है वो। अब हवा अंदर घुस तो गई, लेकिन घुसने के बाद में क्या होगा, वो हवा बाहर ही नहीं निकल पाती, इधर आई
क्या करे, नहीं सरक पा रही, उधर गई इधर गई उधर गई, ऐसे ही वो गोल गोल घूमने लगती है यहीं पे। और यहीं पे सारा पानी निकाल के जब वो इतनी हल्की हो जाती है कि तब जाके वो इन पहाड़ों के ऊपर से कूद के बाहर भागती है जान बचा के अपनी। तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब पहाड़ इन लोगों ने तो बनाए नहीं है, प्रकृति ने बनाए हैं, तो चलता है भैया। अब ये वो इलाका है मोहसिन राम का जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है दुनिया भर की। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें ना, जैसलमेर, बीकानेर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर कई बार बारिश होती ही नहीं है। उसका कारण भी है कि क्या होता है, जो भारत का जो इलाका है वो कुछ मतलब भारत का नक्शा कुछ इस तरीके का है ना, हमारा ऐसा सा कुछ नक्शा पड़ता है भारत का, है ना। मोटा मोटा सा बना रहा हूँ मैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो समझने में, स्पीड में ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब बारिश की हवाएं ऐसे घुस रही होती है, ज़्यादातर हवाएं तो इधर वाले इलाके से आती है, इस तरीके से आती है। अब वो जैसे ही यहाँ पे आती है तो यहाँ पे राजस्थान का हिस्सा जो है ना, यहाँ पे इतने से में कुछ राजस्थान पड़ता है, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है थोड़ा। तो यहाँ पे जो है ना एक पर्वत की एक पूरी श्रृंखला बनी होती है यहाँ पे, जिसको हम अरावली पर्वत के नाम से जानते हैं। वो पर्वत क्या करता है, जब हवाएं इधर वाली साइड आ रही होती है, इसके पास आ रही होती है, तो वो इन हवाओं को यहाँ आने से रोक देता है कि भैया आगे नहीं जाना, मैं ऊंचाई पे हूँ ना। तो यहीं से वो हवाएं वापस लौट जाती है, आगे जाती है वापस लौट जाती है। यहाँ पे फिर हिमालय आ जाता है, तो हिमालय बोलता है यहाँ नहीं, वापस जा वापस जा, तो वो वापस घूमने लगती है। इसको अब एक दिन का काम नहीं होता, फिर ये वापस घूम के इधर से ऐसे बाहर जाने लगती है देश से। अब इस केस में क्या होता है, कई बार तो हवाएं इस अरावली पर्वत को पार करके उधर पहुंच जाती है, पहुंची तो वापस नहीं आ पाती, तो बारिश करनी पड़ती है उनको। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पर्वत की वजह से वो, जब मान लो इधर के इलाके में नमी कम होती है पानी के अंदर, तो पहुंच जाती है, लेकिन नमी ज़्यादा है तो वो भारी होने की वजह से नीचे रह जाती है और वो नहीं पहुंच पाती, और बारिश पूरी सारी सारी दरी कर देती है और ये बेचारा इलाका सूखा रह जाता है। यही कारण है कि वहाँ पे वनस्पति और ये चीज़ें हमें देखने को ज़्यादा नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की। किसकी बात करते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक क्या होती है, मतलब प्रकृति ने जो हम अपने आप कर दिया, हमने कुछ नहीं करा, यानी कि जो घास है, झाड़ियां हैं, पौधे हैं, जो बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति आप समझ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भूमिगत परत है, एक भूमि की लेयर है। कुछ पेड़ जो है ऐसे होते हैं 1.5 मीटर के, कुछ 5 मीटर के होते हैं, कुछ झाड़ियाँ होती हैं, कुछ तरुण पेड़ यानी ऊंचे पेड़ होते हैं, कुछ बहुत बड़े, वो उससे भी बड़े 40 मीटर 60 मीटर, ऐसे मतलब छोटे पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं। वो अलग अलग एरिया, अलग अलग वनस्पति प्रकृति के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं। अलग अलग प्रकार के वन होते हैं, जिन मतलब कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे हमेशा जो है बारिश होती रहती है, तो वो कुछ कोई ऐसे होते हैं टाइम पे पत्ते झाड़ देंगे, कुछ कैसे अलग अलग प्रकार के वन होते हैं। बट मेरे को एक अजीब सा फैक्ट लगा, आपको बता देता हूँ। मैं कल मतलब पढ़ाई कर रहा था इस चीज़ को लेके, तो मैंने देखा कि आपकी जो बुक है ना 6 क्लास की, आपकी भूगोल है ना हिंदी में आपकी, अब जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी इन द सेंस जो इंग्लिश वाली किताब है, भूगोल जो इंग्लिश में है, उस किताब में बता रखा है वनों के बारे में। देखो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, यहाँ पे ये फोटो दे रखा है, बाकायदा दे दिया इन्होंने। अब देखो मैं इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर इसमें से क्वेश्चन आता है, इसमें मेरे को बहुत डाउट लग रहे थे, बाकी क्वेश्चन इतने ज़्यादा आते नहीं है, रेंडमली कभी कभार ही पूछा जाता है, बट ज़्यादा चांसेस मिलेंगे नहीं आपको। अब यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे वनों के बारे में भी बताना था इनको। वनस्पति आ गई हमारी, वनस्पति के बाद इनको हमें बताना था, यहीं से स्टार्ट होता था वनों के बारे में, कि वनों के प्रकार कितने हैं। कुछ 3-4 प्रकार मिलते हैं हमको देखने को, तो उन प्रकार के बारे में हमको बताना था। जैसे सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वन, ये अलग अलग वन, कई सारे वन थे, उनके बारे में कुछ खास बातें पता लगनी थी। वो सारी बातें इन्होंने किताब में लिखी नहीं है। अब मैंने जो अपनी किताब थी, जो मेरे पास आई थी, मतलब प्रिंट वाली जो आपके पास भी होती है, तो वो वाली किताब में देखा नहीं था, मैं उसी से पढ़ रहा था। उसके बाद मैंने नेट पे आया, पीडीएफ डाउनलोड करी और नेट पे देखा तो नेट पे भी नहीं है। मुझे लगा कुछ पोपट कट गया होगा। अब इतना बड़ा पोपट पेज गायब था नहीं, तो भैया अब मैं क्या कर सकता हूँ इस केस में, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन आता है, वैसे तो आता नहीं है, बहुत रेयरली ही पूछा जाता है, चांसेस बहुत कम रहेंगे उस चीज़ के, ठीक है। बाकी क्या ही कर सकते हैं उसके, इसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। देखो वर्षा वन नामों से पहचान में आ जाएंगे, जो भी वन आएंगे ना वो नाम से पहचान में आ जाएंगे आपको। उष्ण का मतलब गर्मी, और कटिबंधीय वर्षा वन यानी कि वर्षा यानी कि बारिश। ये जो वन है ये बारिश के, मतलब गर्मी होती है, बारिश होती है, बारिश के वन होते हैं। बहुत पानी रहता है, बहुत पानी चाहिए रहता है, बड़े बड़े पेड़ इनके हो जाते हैं। और कुछ वन होते हैं सदाबहार वन, जो क्या होते हैं हर टाइम हरे रहेंगे, कभी सूखा, मतलब वो बोलते हैं ना पत्ते झड़ जाते हैं, तो
वो उस टाइप के पेड़ नहीं होते, उनके पत्ते कभी गिरते ही नहीं जिंदगी, पूरा साल भर हरे रहते हैं वो वन, उनमें कभी सूखा नहीं आता। तो अलग अलग प्रकार के वन होते हैं, उनके पेड़ अलग होते हैं, कुछ के पेड़ अलग होते हैं, ऊंचाई नीचाई अलग अलग होती है। तो वो चीज़ है, ठीक है। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आता है तो ये मत सोचना कि भैया कहाँ से आ गया। अगर वनों को लेके क्वेश्चन आता है तो वो इसी चैप्टर से है, बट इस चैप्टर में दिखा नहीं रखा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम देखते हैं कि वनों की ज़रूरत क्यों है, हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें वन चाहिए। देखो वन हमारे लिए ज़रूरी है। पहली मेन चीज़ क्या है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। हाँ, मज़ा आ गया। ऐसे सांस लेते हैं, हम हमें मज़ा आता है। अगर हमें सांस नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा ऐसे ही। तो पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने हवा छोड़ी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो ये जो सांस मैंने छोड़ दिया है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, उसको पेड़ पौधे ले लेते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। उससे क्या चलता है कि हमारी ज़िंदगी चल रही होती है। उसके अलावा एक काम क्या करते हैं कि पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधों की जड़ें जो है मिट्टी को बांध कर रखती है, मिट्टी के अपरदन को रोक देती है। यानी कि अगर बारिश वगैरह होती है तो मिट्टी बह के कहीं और ना चली जाए, तो उस चीज़ को भी पेड़ पौधे रोक कर रखते हैं। उसके अलावा हमें यहाँ से जो है ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, मोम, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा जो है वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रह रहे होते हैं, उन्हीं का ये घर होता है, यहीं पे वो रहते हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदलता गया, पेड़ों की कटाई होती गई, अंधाधुंध कटाई होती गई, और उसके चलते प्रकृति में बहुत सारे बदलाव हमको देखने को मिले, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिले, बहुत सारी प्रजातियां जो जानवरों की रह रही थी, वन्य जीव थे, वो खत्म हो गए। तो इससे आप इस फोटो से पूरा आइडिया लगा सकते हो कि क्या क्या देते हैं पेड़ पौधे। ऑक्सीजन देते हैं, दवाइयों के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काम आती हैं, घरों के लिए छप्पर वप्पर बनाने होते हैं, चारा मिलता है, ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है, खेल के सामान पेड़ काट के बनते हैं, फर्नीचर बनता है, मिट्टी को बांध के रखते हैं, रबड़ के पेड़ होते हैं, ठीक है ना, तो रबड़ मिलती है पेड़ों से, इमारती लकड़ी मिलती है, वन्य जीवों का निवास स्थान है, गोंद और लाख मिलता है, फल मिलते हैं हमको, शहद मिलता है क्योंकि मधुमक्खी भी पेड़ों में ही रहती है, और ज़्यादातर वनों में ही मधुमक्खियाँ रहना पसंद करते। तो इतनी सारी चीज़ें वनों से मिलती है, और उसके बावजूद भी हम वनों को काटते जा रहे हैं अपने थोड़े से लालच के लिए। तो हो सके तो पेड़ लगाइए और अपने आसपास के माहौल को भी हरा भरा बनाइए। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम जानेंगे वन्य प्राणियों के बारे में। अब ये वन्य प्राणी क्या होते हैं। वनों में जो जीव जंतु रह रहे हैं उनको हम बुलाते हैं वन्य प्राणी। यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियां रह रही होती है, अलग अलग प्रकार की, श्री सर्पों, उभयचरों, पक्षी, स्तनधारी, कीट, कृमि, बहुत सारे अलग अलग नस्लें यहाँ पे रह रही होती है। अब यहाँ पे कुछ जानवरों के बारे में, कुछ पक्षियों के बारे में, कुछ प्रजातियों के बारे में हम जानेंगे। पहला है बाघ। बाघ जो है हमारा राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है, बाघ है। ये जो है देश के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास स्थान है। ये याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियाई शेर जो है ना बहुत रेयरली ही मिलते हैं। तो एशियाई शेर जो है ना ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, गुजरात का जो गिर वन है, गिर नाम का जंगल है, वहीं पे मिलेंगे। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे जो है असम के जंगलों में मिलेंगे। हाथी जो है केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। ये दो हाथी सींग वाले गैंडे जो असम में मिलते हैं ना, तो इनमें जो हाथी है वो हमें केरल कर्नाटक में भी देखने को मिलते हैं। ऊंट, ये तो राजस्थान में मिलता है। जंगली गधा जो है हमें कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम, तेंदुआ, भालू, खासतौर पे सफ़ेद भालू, पहाड़ी भालू होता है, पर्वतीय भालू, तो ये जो है हमें हिमालय के क्षेत्रों में ही, सारे भालू वैसे तो हिमालय के क्षेत्रों में मिलते हैं, लेकिन जो सफ़ेद भालू होता है वो चोटियों पे मिलता है और दूसरे भालू थोड़े नीचे वाले इलाके में। तो ये बकरी, जंगली बकरी होती है, ये हिम, तेंदुआ, तो ये जानवर जो है हमें हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे जानवर है, बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चित्तल और पता नहीं कितने सारे, गाय भैंस तो रह ही गई हमारी जिनको हम पालतू बना के घूम रहे हैं, कुत्ता बिल्ली, है ना। तो मेन जानवर है ये, वो जानवर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो मतलब थोड़े से कम हो गए हैं मार्केट में, हमें इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, तो उन जानवरों की यहाँ पे बात हो रही है। अब भारत में पक्षियों की बात करें तो पक्षी भी बहुत सारे हैं, और मोर को जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। भारत में जो है पक्षियों में के नाम पे तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि हैं, और बाकी के पक्षी, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, बहुत सारे पक्षी हैं, बट हम सारों के नाम लिखने बैठेंगे तो कई किताबें भर जाएंगी हमारी, तो इसीलिए दो चार लिखे काम खत्म किया।
अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी है भारत के अंदर, जो पक्षियों को उनके प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं, यानी कि यहाँ पे आके पक्षी आराम से चिल कर सकते हैं, कोई उनका शिकार नहीं करेगा। लोग जो है मतलब गार्ड वगैरह उनकी मेंटेनेंस करते हैं उनकी, ताकि कोई उनका शिकार ना कर ले। भारत में जो है बहुत सारे सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कोबरा, करैत ये बहुत फेमस है। कोबरा, करैत का तो मैंने भी नाम कहीं कहीं सुना है, बट कोबरा बहुत फेमस है, इतना जहरीला सांप होता है ये, तो जहरीली प्रजातियों में से एक। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वनों की कटाई होती गई, और वनों की कटाई के चलते जो है ये सारे जानवर बेचारों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। तो यहाँ से आप इन फोटो से देख सकते हो, अलग अलग जानवरों के फोटो यहाँ पे मिक्सअप से कर रखे हैं। तो पता नहीं क्या बना रखा है ये, कौन देख लेगा इसको यार, कुछ सोचते भी नहीं है कई बार तो बनाने से पहले क्या चिपका रखे। देखो ये है बाघ, ठीक है, ये है तेंदुआ, और ये है एक सींग वाला गैंडा, ये है हाथी, ये कौन सा पक्षी है, बगुला होता है, हाँ ये बगुला होता है, ये हिरण है, ठीक है। तो ऐसे और भी बहुत सारे अगर देखने को मिलेंगी तो ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और हो क्या रहा है, दिक्कत ये तो चलो सही था यार, सारा मामला सही था, प्रकृति ने इनको जगह दे दी रहने के लिए कि तुम यहाँ रहो मौज करो, लेकिन हम लोगों का जो है ना मतलब लालच काबू नहीं आ रहा था। हमने धरती पे काबू किया, उसके बाद में जो है जंगलों पे काबू किया, और जंगल में रह रहे जो जानवर थे उनका शिकार कर डाला। शिकार करने का जो मेन कारण था वो था उनकी हड्डियां, सींग, पंख, क्योंकि ये करोड़ों के भाव में बिकते हैं, और इतने महंगे होने की वजह से हम लोग इनको जिंदा नहीं छोड़ते। इसी के चलते जो है ना बहुत सारी प्रजातियां जो है वो खत्म हो गई। बाघ जो है खत्म होने के कगार पे पहुंच गए, शेर खत्म होने वाले हैं। तो आने वाले मतलब ये मान लो कि जब आप बड़े हो गए, आप मतलब अभी तो 6th क्लास में हो, आप मान लो कि अभी हो गए आई थिंक 13-14 साल के, तो यहाँ से अगर आपकी एज 30-40 के अराउंड जब जाएगी, जब आप बड़े हो जाओगे, तब आप देखोगे इनमें से जितनी प्रजातियां पढ़ रहे हो इनमें से आधी तो टन हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि एक तो ये मरे जा रहे हैं, खुद भी प्रकृति की वजह से नेचुरल भी डेथ होती है, और उसके अलावा जो है शिकार की वजह से घटते चले गए। अभी ये 2-4-5 बचे हैं, ये कब तक जिंदा रहेंगे बेचारे। तो उसके अलावा देखते हैं हम लास्ट टॉपिक हमारा, प्रवासी पक्षी। कुछ पक्षी क्या करते हैं, अपना घर छोड़ के बोलते हैं हमें यहाँ मजा नहीं आ रहा, हम तो दूसरी जगह जाएंगे, तो अपनी जगह छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, उनको हम बुलाते हैं प्रवासी पक्षी। यानी कि जब क्या होता है, मेन कारण क्या होता है प्रवास करने का पक्षियों का, कि कुछ पक्षी होते हैं जिनको गर्मी पसंद है, कुछ को ठंडी पसंद है। तो जिनको मान लो कि ठंडी पसंद है, जब वहाँ पे दूसरे हिस्से में, हमने पृथ्वी के 2 हिस्सों के बारे में पढ़ा ना, मतलब उस हिस्से के अंदर क्या होता है, एक हिस्से में जब ठंड आती है, दूसरे हिस्से में गर्मी आ जाती है। यानी कि कुछ इस तरीके से पृथ्वी झुकी हुई है, और ये जो है अगर आप देखोगे, जब इधर वाले हिस्से में ठंड आती है उधर गर्मी होती है, उधर गर्मी होती है इधर ठंड होती है, तो वो पक्षी ऐसे माइग्रेट करते रहते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, ताकि वो ठंडी में रह सके। जिनको गर्मी में मजा आता है वो गर्मी के इलाके में भागते हैं, एक बार इधर चले गए, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, दूसरे से तीसरे, ऐसे ही उड़ते फिरते हैं। अब यहाँ पे एक और छोटी सी चिड़िया के बारे में बता रखा है, छोटी लिटल स्टिंट। ये स्टिंट बड़ी अजीब सी चिड़िया है, 15 ग्राम की चिड़िया है, सिर्फ बहुत हल्की सी है, और ये आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। सोचो तुम, मतलब इतनी छुटकी सी चिड़िया 8000 किलोमीटर उड़ के भारत आती है ताकि उसको गर्मी ना लगे। है ना कमाल की बात, मजेदार फैक्ट था ना। तो यही था आपका इस चैप्टर के अंदर। देखो यहाँ पे कोई जो है ना वनों के बारे में या किसी चीज़ के बारे में नहीं बता रखा है हमको, बाकी जो है इंग्लिश की जो किताब है उसके अंदर बता रखा बाकायदा। यहाँ पे जो है 3 के बजाय आई थिंक 6% है उधर, या 6 या 5, यहाँ पे भी 5% है। बाकी चैप्टर में आपने देखा होगा 5 ही मिलते हैं, इनमें भी जो है 5 जो है फिल इन द ब्लैंक है, बट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वनों का पूरा टॉपिक उड़ा दिया हमारा, ठीक है ना। तो वनों के बारे में या तो वो आपको बताना नहीं चाहते, तो आने वाले पेपर में बहुत रेयरली ही होगा, कभी ना कभी धोखा कर दे अगर स्कूल वाले पेपर बनाते हैं। बट अगर बाहर से पेपर आते हैं तो आपको दिक्कत नहीं पड़ने वाली, फिर आपसे कोई वनों के बारे में नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो अभी फिलहाल एनसीईआरटी वालों ने इतना कर रखा है, तो भैया हम क्या ही कह सकते हैं। तो यही थी कुछ जानकारी जो मतलब चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिली, और जो मेरे को लगा जो चीज़ आपको बता देनी चाहिए वो भी मैंने आपको बता दी है। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अब एक कमाल की बात है जो कि लास्ट में कर देता हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में करता था भूल गया मैं। तो हमें जो है आपको अगर नोट्स चाहिए हो कंप्लीट इस किताब के, उसके अलावा अभ्यास के प्रश्न उत्तर चाहिए होते हैं, प्रश्न उत्तर, उसके अलावा आपको जो है महत्वपूर्ण चाहिए होते हैं, इंपॉर्टेंट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके अलावा आपको एमसीक्यू चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चाहिए आपको। तो यार अब ये सारी चीज़ें जो है ना हमने लिख रखी हैं आपके लिए, फोटो लगा रखे हैं, मैप बना रखे हैं, सब कुछ भरा हुआ है। मतलब आप बोल सकते हो कि फुल्ली प्रीपेयर्ड पैक है, और सब कुछ फ्री में है, कोई पैसा नहीं लगने वाला। कोई कहीं पे ये नहीं बोलेगा कि भैया तू लॉगिन कर, तू ये कर वो कर, सीधे जाओ पढ़ो एंजॉय करो। ये सिर्फ आपके लिए बनाया है, और
क्योंकि भैया आप अपने ही बंदे हो, तो आपके लिए स्पेशली बनाया गया है ये वेबसाइट पे cclchapter.com। ठीक है, यहाँ पे विजिट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बाकी मैं। तो यहाँ पे विजिट करोगे आपको कंप्लीट क्लास 6 का फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर्स अगर मिलेंगे कहीं पे तो पेपर्स वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा इसी वेबसाइट के ऊपर। तो बहुत सारा कंटेंट है इस पे, तो आप जरूर से विजिट करना, गूगल पे सर्च कर लेना CCL चैप्टर, आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे जाके जरूर से इसको देख लेना। और हाँ, अगर वीडियोस के थ्रू समझना है, वीडियोस में ज़्यादा मजा आता है, अच्छे से एक्सप्लेन समझ में आ जाता है आपको, तो वीडियोस भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQ तो सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी देख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।